हम आज के वीला की कोई हाईलाइट आपको नहीं देंगे क्योंकि मैं हमेशा वीलाग का आगाज़ सुर्खियों से करता हूं कि आज के वीलाग में क्या होता है, लेकिन जो आज का वीलाग है उसे बगैर सुर्खी के स्टार्ट कर रहा हूं और उसकी रीज़न ये है कि क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। ये याद रखें कि पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जिसमें हर पॉजिटिव खबर को नेगेटिव लिया जाता है, बल्कि हम स्यापे की नैन बन चुके हैं कि जब तक हम रो धो ना लें, जब तक हम मनफी बात ना कर लें, ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारा खाना हजम नहीं होगा, जैसे हम इस मुल्क के असली बासी नहीं बन सकते, हम असली शहरी नहीं बन सकते, हम वफादार साबित नहीं कर सकते अपने आप को, अपने मुल्क को। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर एक दिलचस्प खबर भी है और ये दिलचस्प खबर क्यों है वो मैं ज़ाहिर वीलाग के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले छोटी सी डिटेल आपके सामने रखता जाता हूं। 10 मार्च को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की 45,267 एकड़ जमीन यानी 45,267 एकड़ जमीन जो है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया है। अब ये जमीन की डिटेल ये है कि भक्कर से 10,273 एकड़, कलोरकोट से 23,027 एकड़, मनकीरा से 9,424 एकड़, खुशाब के 981 एकड़, कायदाबाद के 837 एकड़ और चीशावतनी के 725 एकड़ जमीन। इस सारी जमीन को अगर इसको इकट्ठा किया जाए तो ये बनती है 45,267 एकड़ जमीन। अब सवाल यह है कि ये सारी जमीन इकट्ठी करके अफवाज पाकिस्तान के हवाले की गई। अब अफवाज पाकिस्तान के हवाले क्यों गए? अब जब हम आगे आएंगे तो आपको फिर इस डिटेल की समझ आएगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो इस वक्त भी पाकिस्तान को कमा के दे सकते हैं। जो पहला सेक्टर है उसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आज भी 69% जो एरिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हमारे पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर पोटेंशियल मौजूद है कि हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि हम दुनिया की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। हम बहुत सारी एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने आज तक अपने एग्रीकल्चर पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमें गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर मुल्क जिसका 67% जो इलाका है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसे अपने खाने के लिए गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। हम 70% दालें बाहर से मंगवाते हैं, यानी हम अपनी ज़रूरत की दालें भी पूरी नहीं कर पा रहे। हम चीनी भी बाज़ औक़ात हमें बाहर से मंगवाना पड़ जाती है, क्योंकि पिछले दिनों चीनी भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ गई थी। और इसके अलावा बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के रहने वाले जो शहरी हैं वो अपने लिए खाने का तेल भी पूरा नहीं कर पाते। हम $6 बिलियन का खाने का तेल बाहर से मंगवाते हैं और फिर उसे बेहतर बना के, उसे एडिबल बना के फिर पाकिस्तान के शहरियों को देते हैं। इसके अलावा जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स है उसका ताल्लुक कॉटन के साथ है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, हम तौलिया एक्सपोर्ट करते हैं, हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम धागा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कपास है उसकी फसल तेजी से कम होती चली जा रही। यानी अगर हमें आज अपनी कपास से सिर्फ अपने लिए कपड़े बनाने पड़े तो हम इस काबिल भी नहीं है कि हम तमाम शहरियों को अपनी ही कपास से कपड़े फराहम कर सकें। हमें उसके लिए भी बाहर से धागा इंपोर्ट करना पड़ेगा, कपास मंगवानी पड़ेगी। यानी $4 बिलियन की हमें फौरी तौर पर कपास मंगानी पड़ती और उसके बाद फिर उसका धागा बनता है, फिर उसके बाद वो कपड़े बुनने के काबिल होती है, फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं। $19 बिलियन की हम तकरीबन एक्सपोर्ट करते हैं जो कॉटन रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए हमें $4 बिलियन की कॉटन जो बाहर से मंगवानी पड़ती है। अब हम बाहर से नहीं मंगवा पाते इसलिए कि हमारे पास डॉलर नहीं है, क्योंकि जो हमारे डॉलर के ज़खायर हैं वो $3 बिलियन से भी कम हो गए। तो हमें $4 बिलियन तो कॉटन की इंपोर्ट के लिए चाहिए, जो ज़ाहिर हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। अब बाहर से तेल आता है, बाहर से गैस आती है और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। इवन अद्वियात का जो मटेरियल है वो भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी हम अपना नहीं पैदा कर पा रहे पाकिस्तान में। इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है वो माइनिंग का सेक्टर है। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर बेशुमार मादनियात है और ऐसी मादनियात है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर मार्केट है, लेकिन हम बदकिस्मती से आज तक उन्हें भी नहीं निकाल सके और दुनिया ये चाहती है कि हम निकालें और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करें। इसके साथ साथ आईटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। चाइना हमें बार बार ये कहता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स देखो जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं और वो सारे कंप्यूटर लिटरेट स्टूडेंट हैं, वो बड़े उनके अंदर पोटेंशियल है, आप इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करें। लेकिन हम आज तक इस सेक्टर को भी डेवलप नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के 3 ऐसे सेक्टर्स हैं
कि जिनको हम प्रॉपर अगर इस्तेमाल कर लें, एग्रीकल्चर को इस्तेमाल कर लें, माइनिंग को इस्तेमाल कर लें, और हम अगर आईटी का जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल कर लें, तो ना सिर्फ हम अपने सारे कर्जे अदा कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली भी आ सकती है। लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं पाकिस्तान के अंदर, सियासी जो अमल है वो बार बार टूट रहा है, और जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब बाहर से बेशुमार कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा काम करना चाहती है, वो बार बार कहती हैं कि भाई कुछ स्टेबिलिटी पैदा कर लो, अपने सिस्टम को ठीक कर लो, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अपने जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो 10 बिजनेसमैन, पिछले दिनों उनका आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई जिसमें 5 का ताल्लुक कराची के साथ था, 5 का ताल्लुक पंजाब के साथ था। ये 10 बिजनेसमैन भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमें मौका दो थोड़ा सा, ताकि कम से कम हम सांस ले सकें, फिर हम मुल्क को सर्व कर सकें। लेकिन क्योंकि सिस्टम के अंदर जान नहीं बची, तो इनको भी कोई इंगेज करने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो 10 बिजनेसमैन मिले, इन्होंने प्रपोजल दी गवर्नमेंट को कि कम से कम हमें पाकिस्तान के अंदर कपास तो उगा लेने दें, इतनी कपास तो उगा लेने दें कि हम अपनी कपास से लोगों की ज़रूरियात भी पूरी कर सके और हम एक्सपोर्ट भी कर सके। क्योंकि जब हमें कपास भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे एलसीज नहीं खुलेंगी, तो सारे फिर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और फिर साथ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कुकिंग ऑयल बनाने वाले जो लोग हैं, उनका भी ये कहना था कि भाई हमें तो बाहर से बार बार कुकिंग ऑयल मंगवाना पड़ता है, और हमारे पास तो इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम अंदर से क्रिएट कर सकें। तो जब हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, तो फिर ये कैसे हम लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। तो फिर उसका एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि ज़मीन इकट्ठी की जाए, ज़मीन इकट्ठी करके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके हवाले की जाए, और फिर उससे कहा जाए कि आप इसके अंदर मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करें और बाहर की कंपनीज को लेकर आएँ जो यहाँ पे आके बाकायदा मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकें। और अगर कंपनीज बाहर से आएंगी तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर लेगा। तो ये एक अरेंजमेंट हुआ था, उस अरेंजमेंट के तहत ये एक काम हो रहा है कि एक ज़मीन को ब्लॉक इकट्ठा किया जा रहा है, और फिर ब्लॉक इकट्ठा करने के बाद जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद फिर वो बाहर से कंपनीज को लेकर आएंगे और यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट होगी। और मेरा ख्याल ये है कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि ये जो बिजनेसमैन है या बाहर की कंपनीज है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्यों नहीं ले लेती। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब बाहर से कोई कंपनी आती है तो गवर्नमेंट जो उसको इतना जलील कर देती है, इतना ख्वार कर देती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट समेत वापस चली जाती है। और जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं वो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहते हैं जी हम एक फ़ाइल लेके जाते हैं तो हमारे 10-10 साल लग जाते हैं और उस फाइल का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा उनका भी कहना था कि अगर तो ये फ़ौज, आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट अगर इसकी गारंटी करे, अगर वो हमें सिस्टम सीधा करके दे दे, तो हम इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है वो कितना कमज़ोर हो चुका है पाकिस्तान में, कि अब पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन उनके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। मसलन कॉटन के बारे में ले लीजिए आप, कि बाहर से हमने कॉटन इंपोर्ट करने या हमने बाहर से कॉटन का सीड मंगवाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सीड है वो बहुत पुराना है, वो अब फसल ही नहीं दे पा रहा, तो हमें नया सीड चाहिए, नए बीज चाहिए। अब जो नया बीज है उसके लिए जब आप फेडरल के पास जाते हैं, वफाकी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो वफाकी गवर्नमेंट ये कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। अब ये ज़मीन तो पंजाब के पास है या सिंध के पास है या बलूचिस्तान के पास है या खैबर पख्तूनख्वा के पास है, तो हम आपके साथ कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इस चीज़ की, तो वो माजर कर लेते हैं। उसके बाद जब ये सूबे के पास जाते हैं तो सूबे के पास ज़मीन है, वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम वफाकी हुकूमत तो है नहीं, ये तो वफाक ने फैसला करना है। तो आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि कपास के लिए जो बाहर से नया बीज मंगवाना है उसका फैसला वफाक ने करना है या सूबों ने करना है। लिहाजा जब इतनी डिसीजन पावर कमज़ोर होगी और इदारों के अंदर कोई राब्ता नहीं होगा, तो उसके बाद फैसला कैसे होगा। तो फिर लोकल बिजनेसमैन भी ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि जनाब आप अगर ये करके देंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और बाहर की कंपनियां भी ये कह रही हैं कि जनाब अगर यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो हमारे साथ कॉपरेट करेगा और उसके बाद आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये यकीन दिलवाएगी कि हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो हम फिर 2, 4, 5, 10 बिलियन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो एक तो अलमिया ये है कि इससे आप अपने सिविल स्ट्रक्चर को देख लीजिए। दूसरा, अगर हम वाकई इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो ये जो एक मुनाफरत है सिविल और मिलिट्री, ये जो डिवाइड है, हमें ये भी ख़त्म करनी पड़ेगी। हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क को चलाना है, तो फिर हम सबको इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा।
और फिर दूसरी बात यह कि अकल से काम भी लेना पड़ेगा कि जब तक हम अकल को हाथ नहीं मारेंगे, चीज़ों को प्रॉपर उनके वे में नहीं देखेंगे, हकायक में नहीं चीज़ों को देखेंगे, तो ये मुल्क नहीं चल सकता। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, इस इनिशिएटिव को ख़राब करने की कोशिश ना करें। और इसमें अगर लोकल बिजनेसमैन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इंटरनेशनल बिजनेसमैन आते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर भी बदल जाएगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। सेम इसी तरह मेरी दरख्वास्त ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा आगे आके गवर्नमेंट के साथ मिलके माइनिंग के सेक्टर के बारे में भी कोई बड़ा फैसला करना चाहिए, और फिर इसके साथ साथ आईटी के जो सेक्टर है उसे भी एक बार स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। चाइनीज़ जो हैं उनको नए दिमाग चाहिए, नए लोग चाहिए। और पाकिस्तान का बच्चा जो है ना, याद रखिएगा इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा है। हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी 6ठी क्लास से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। लिहाजा याद रखिएगा, जो हमारे पास मैट्रिक पास स्टूडेंट होता है उससे भी इंग्लिश लिखनी, इंग्लिश पढ़नी आती है और वो बोलनी भी आती है उसको। जबकि चाइना के अंदर ये एक सेकंड लैंग्वेज बल्कि थर्ड लैंग्वेज है, और वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग होने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो हमारा इस लिहाज से आईटी सेक्टर बड़ा तगड़ा है। तो अगर हम यहाँ से कोई 1 करोड़ बच्चा जो है उसको भी तैयार कर लेना आईटी सेक्टर के लिए, तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान को $130 बिलियन का कर्जा अदा करने के लिए ज़्यादा अरसा नहीं चाहिए होगा। तो हमें अकल से काम लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम सियासतदानों को इकट्ठा बिठा के साथ शामिल करके आईटी सेक्टर को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और माइनिंग के सेक्टर को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इससे पाकिस्तान बदलेगा। और अगर आप इसी तरह एक दूसरे की तरफ देखते रहे, ये सोचते रहे कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारे बारे में फ़लाँ क्या सोचेगा, या फ़लाँ ये सोचता रहे कि अगर इन्होंने ये कर लिया तो मेरे तो हाथ से जो पगड़ी है वो निकल जाएगी, मेरी जो कैप है वो मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर लोग कहेंगे जी आप प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के हैं, लोग ये कहेंगे जी आप वज़ीर ख़जाना किस चीज़ के हैं, लोग ये कहेंगे कि आप अपोजिशन लीडर किस चीज़ के हैं, लोग ये कहेंगे इमरान खान साहब आप हार गए। तो जब ये सोचते रहेंगे तो पाकिस्तान यकीन करें कि बहुत पीछे चला जाएगा। तो ये अहम फैसला है, अच्छा फैसला है, और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, फिर ही मुल्क चल सकेगा।